सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि देहरादून में प्लॉट लेने से पहले किन 5 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो देहरादून में से बाहर रहते हैं, या फिर जो पहली बार कोई प्लॉट खरीद रहे हैं देहरादून में। तो उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देहरादून में एक प्लॉट लिया है, तो मैंने किन किन बातों का ध्यान रखने की कोशिश की है, किन किन बातों से मैं सीखा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ इस स्लाइड से। सो आप सभी जानते हैं देहरादून कई लोगों का एक ड्रीम प्लेस है। यहाँ की हरियाली लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ पे जो सुख सुविधाएं हैं, इसकी वजह से कई लोग, चाहे दिल्ली से हो या पहाड़ों से हो, वो देहरादून में बस रहे हैं। और जो सामने आपको ये एक फ़ोटो दिख रही है, ये भी अपने आप में पूरी खूबसूरती दिखाती है देहरादून की। सो यहाँ पर अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, लेकिन ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ कि हम आपको प्लॉट पसंद करने के वक्त क्या क्या 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, और अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे आपको सही से किसी भी प्लॉट का चयन करने में, और सही से आप अपने प्लॉट को में लेते वक्त किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। इन सब चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात से। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वह है कि जो भी आप प्लॉट देख रहे हो, जो भी आप भूमि देख रहे हो, उसका आप निरीक्षण सावधानी पूर्वक करें। ठीक है। सावधानी पूर्वक किस टर्म्स में आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि देहरादून एक ग्रीन, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ एक शहर है। और कई जगहों पे आपको जंगल नज़र आएंगे। कई जगह जंगलों के पास प्लॉटिंग हो रही है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पे भी आप भूमि देख रहे हैं अपने लिए, वह जंगल के बिल्कुल ही पास में ना हो। क्योंकि कई ऐसी खबरें मैं आए दिन सुनता हूँ, क्योंकि मैं देहरादून में लगभग 20-25 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि जंगली जानवर पूरी कॉलोनी में आ जाता है, और वो वहाँ पे आपके बच्चे, या फिर कभी महिलाएं घास के लिए जाती हैं तो वहाँ पर शिकार कर देता है। तो भूमि को सिलेक्ट करते वक्त, जब भी आप भूमि का निरीक्षण कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि आसपास कोई जंगल ना हो। खासकर जो इलाके मैं आपको बताना चाहूँगा उन पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि आ, जब आप नकरौंदा साइड ज़मीन ले रहे हो, तो नकरौंदा साइड आपको देखना है कि ज़्यादा जंगल के पास ना हो, गुलर घाटी में जंगल के पास ना हो, या फिर एफआरआई के पीछे जो है वहाँ पे जंगल के पास ना हो, या आप लच्छीवाला की तरफ देख रहे हैं, राजा जी नेशनल पार्क जहाँ पे है उस तरफ देख रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है। और जो दूसरी चीज बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि भूमि नाले नदी के पास ना हो। तो फिर से वही कहना चाहूँगा कि देहरादून जो है उसमें कई सारी नदियाँ भी हैं, और कई सारे नाले भी हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो भूमि है, आपका जो प्लॉट है, वो उन नदी और नाले के बिल्कुल पास ना हो, बिल्कुल उनके बगल में ना हो। क्योंकि जब बरसात होती है, और देहरादून में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, तो उस दौरान वो जो नदी है और नाले हैं वो विकराल रूप धारण कर सकते हैं, और करते भी हैं कई बार। तो जब आप उस पे मकान बनाते हो, तो आप एक तरह से अपनी पूंजी को बहुत ज़्यादा रिस्क में रखते हो। ठीक है। और सिर्फ पूंजी की बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी जान को भी रिस्क पे रखते हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो भी ज़मीन है, जो भी भूमि आप देख रहे हो, जिसका भी आप निरीक्षण कर रहे हो, वो किसी नदी या नाले के पास ना हो। ठीक है। सो और ख़ासकर ये मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि जैसे डोईवाला के पास जो प्लॉटिंग हो रही है,
ठीक है। या फिर कभी शिमला बाईपास की तरफ भी बहुत सारी ऐसी प्लॉटिंग्स हैं जो नदी और नाले के पास होती हैं, करबरी के तरफ। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई ऐसी जगह पे आप ना ले लो अपनी भूमि जो नदी और नाले के बिल्कुल पास में हो। ठीक है। तीसरी बात जो है वो ये है कि ये भूमि जो है वो किसी दलदल को भर कर ना बनाई गई हो। तो कई जगह ऐसा भी है देहरादून में जहाँ पे पूरा दलदल था किसी ज़माने में, वहाँ पर अब उस दलदल को भरने के लिए उस पर मिट्टी भर दी गई है, और कई दूसरी जगह से मिट्टी निकाल कर उसमें भर कर उसको समतल बना दिया गया है, और अब उस चीज़ पे प्लॉटिंग हो रही है। तो ऐसे में जब आपको ऊपर ऊपर तौर पे वो आ, ज़मीन दिखती नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि दलदल है, पर वो होता है, तो उसमें आपका जो बुनियाद है मकान की वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कमज़ोर रहती है। तो ऐसी जगह पे भी आपको सावधानी पूर्वक भूमि लेनी चाहिए। और अब ये दलदल का जो पता है वो आप उस प्लॉट के आसपास जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि कहीं इस भूमि पे कोई दलदल तो नहीं था। और शुरुआत में आप ये देख सकते हो, अगर आपकी भूमि थोड़ी ऊंची है पास वाली भूमि की प्लॉटिंग में, या आपकी भूमि नीचे है बगल वाली प्लॉटिंग ऊपर है, तो असमानताएं अगर आपको नज़र आती हैं तो आप इस चीज़ से पहचान सकते हो कि यहाँ पर कभी शायद या तो इसको भरा गया है या फिर इसमें से मिट्टी निकाली गई है। तो इस चीज़ का आप कंफर्म कर सकते हो। आसपास में जितने भी मकान बने हैं अगर हैं तो उनसे पूछ सकते हो कि इस भूमि पे यहाँ पर क्या था पहले। ठीक है। और जो आखिरी बात जो है वो ये है कि हमारे जो भूमि है उसके ऊपर कोई भी हाई टेंशन लाइन नहीं गई हो। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो भूमि है उसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन ना हो। ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, मतलब जिस वीडियो को बनाने से लगभग 1-2 हफ्ते पहले ही माजरा माजरा जो आईएसबीटी है, आईएसबीटी से हरिद्वार बाईपास की तरफ जो हाई टेंशन लाइन थी वो टूट कर मकानों के ऊपर गिर गई। तो भगवान का शुक्रिया कि किसी की जान उसमें नहीं गई, क्योंकि सभी लोग घर के अंदर थे। यदि अगर कोई छत पे होता तो शायद वो उसका शिकार हो सकता था, उससे बहुत ज़्यादा चोटें आ सकती थी, बच्चे को भी कुछ हो सकता था अगर बच्चे बाहर में पतंग उड़ा रहे होते या कुछ भी कर रहे होते, खेल रहे होते। सो यह एक काफ़ी बड़ा हादसा था, लेकिन क्योंकि इसमें किसी की जान नहीं गई इसलिए ये बड़ा बना नहीं। ठीक है। सो लेकिन जो चीज़ आज नहीं हुई वो कल भी हो सकती है, ऐसी कोई वो नहीं है। सो आपको हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए कि आपकी भूमि के ऊपर से हाई टेंशन लाइन ना गई हो। वैसे भी अगर आप वैसे देखा जाए तो हाई टेंशन लाइन अगर आपकी ज़मीन के ऊपर से जा रही हो तो आपको लोन मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर बैंक्स इसमें लोन नहीं देते हैं। तो ये तो आपको निरीक्षण करना चाहिए सावधानी पूर्वक कि हाई टेंशन लाइन है या नहीं है। ठीक है। तो ये तो बात थी आपके भूमि के निरीक्षण से रिलेटेड। ठीक है। अब जो अगली चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ये कि इसमें दाखिला खारिज आप ज़रूर देखें ज़मीन का। ठीक है। जब भी आप ज़मीन को पसंद करें, ठीक है, ज़मीन आपको पसंद आ गई है, अब जो ज़मीन के जो मालिक हैं या फिर जो भी ब्रोकर हैं उनसे आपको रजिस्ट्री मांगनी है। ठीक है। रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी मांगनी है या व्हाट्सएप में रजिस्ट्री को ले लेना है, और फिर उसके बाद उसमें हर रजिस्ट्री में उसका खसरा नंबर लिखा होता है, और उस खसरा नंबर को आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्री की दाखिला खारिज यानी म्यूटेशन उसका देख सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है bhuleg.uk.gov.in। तो इस वेबसाइट में, ये उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट है, इसमें हर एक म्यूटेशन का डिजिटल कॉपी रखी गई है। तो अगर उस डिजिटल कॉपी में आपको उस भूमि का कहीं पर उल्लेख नज़र आता है तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि वो ज़मीन में कुछ भी प्रॉब्लम है या नहीं है। या फिर आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं ज़मीन की। तो इसमें पूरा हिस्ट्री में लिखा रहता है कि ये किसके नाम पे है ज़मीन, और ये कितनी तारीख को इसकी रजिस्ट्री हुई थी, और
कितने तारीख को इसका म्यूटेशन यानी दाखिला खारिज हो रहा है। तो ये सभी जानकारी आपको bhuleख.uk.gov.in वेबसाइट में रहेगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि क्या आपको bhuleख.uk.gov.in के बारे में एक डेमो चाहिए मेरे से, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे हम इस वेबसाइट में दाखिला खारिज को ऑनलाइन देखते हैं। ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है म्यूटेशन के बारे में पता होना, क्योंकि देखिए ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए जो रजिस्ट्री होती है ना, रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार सिर्फ एक जगह रजिस्टर पे लिख देता है कि ये आपका ज़मीन आपके एक एक पर्टिकुलर बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र हो गई है। परंतु जो सरकारी सरकारी कागज़ है दाखिला खारिज, सरकार उसको तब तक नहीं मानेगी जब तक दाखिला खारिज में वो नहीं चढ़ा हुआ। तो कई केसेस ऐसे देहरादून में आए हैं जिसमें कि दाखिला खारिज बंद हो रखा था बीच में, तो कई लोगों ने रजिस्ट्री क्या है कई फ्रॉड लोगों ने क्या करा है, रजिस्ट्री एक ही प्लॉट की 10 बार रजिस्ट्री करवा दी। ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको दाखिला खारिज में चेक करना चाहिए, क्योंकि जब रजिस्ट्री होएगी दाखिला खारिज में जाएगा। और वैसे भी आपको अपनी तरफ से कंफर्म रखना चाहिए कि दाखिला खारिज इस ज़मीन का हो रखा है या नहीं हो रखा है। ठीक है। क्योंकि जो ब्रोकर आपको व्हाट्सएप में भेजेंगे ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिनल हो, क्या पता उसमें कुछ चेंजेस कर रखे हों, क्या पता वो फर्जी हो। तो इस चीज़ को पक्का करने के लिए कि हाँ भाई आपके सरकारी दस्तावेज़ों में वो ज़मीन पर्टिकुलर बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो आप इस वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। तीसरी चीज़ जो है, आपको ये देखना है कि ये भूमि कहीं विवादित तो नहीं है। विवादित ना होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, विवादित होने के। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए आप क्या कीजिएगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो भी प्लॉट ले रहे हो, ठीक है, आपने प्लॉट देखा, आपको प्लॉट पसंद आ गया, ठीक है, आपने उसका म्यूटेशन भी देख लिया, ठीक है, लेकिन म्यूटेशन देख लिया, म्यूटेशन भी आपको मिल गया, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने वकील से इसकी लीगल जांच ज़रूर करवाएं। ठीक है। वकील को अगर आप 2,000 रुपये दे देंगे और आगे चल के आप किसी प्रॉब्लम से बच जाएं तो आपके लिए ही ये बेहतर होता है। तो वकील के से लीगल जांच करवाएं। और वकील क्या चेक करेगा, वकील बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये वकील आप ही की तरह म्यूटेशन चेक करेगा। ठीक है, कि इस ज़मीन की म्यूटेशन हो रखा है या नहीं है, हो रखा है उसकी हिस्ट्री पूरी चेक करेगा। ठीक है। इसके अलावा वो ये चेक करेगा कि ये ज़मीन कहीं गोल्डन फॉरेस्ट के अंतर्गत तो नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि देहरादून में कई ऐसी ज़मीनें हैं जो गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी के पास थी और फिर गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी से वो उत्तराखंड सरकार के पास गई। ऐसी ज़मीन जो गोल्डन फॉरेस्ट की थी, जो उत्तराखंड सरकार के पास ट्रांसफ़र हो गई, कहीं आप जो ज़मीन ले रहे हो वो वाली ज़मीन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को वकील चेक करते हैं। वकील के पास पूरा डॉक्यूमेंट होता है और रिकॉर्ड रूम से भी वो इस चीज़ को चेक करते हैं। आप वकील के पास जाएं, उनको रजिस्ट्री दिखाएं, उसकी लीगल जांच करवाएं। ठीक है। और ये चेक करवाएं कि क्या वो गोल्डन फॉरेस्ट्री की ज़मीन तो नहीं थी, या आप उत्तराखंड सरकार की ज़मीन तो नहीं है, या उस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, या उस पर कोई रोक नहीं लगी हो, क्योंकि कई ज़मीनों पर रोक भी लगी होती है। ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको कंफर्म करवाना है वकील से। ठीक है। जहाँ आप रजिस्ट्री करा रहे हो ना, जहाँ की आपकी रजिस्ट्री है, आप वहीं के वकील से लीगल जांच करवाएं। अगर आपकी ज़मीन देहरादून के देहरादून के उसमें होती है तो देहरादून में ही जाके तहसील में करवाएं। और अगर आपके विकास नगर में होती है तो विकास नगर के वकील से लीगल जांच करवाएं। ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है, देखिए वकील को, कि कहीं ये भूमि किसी आने वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत ना हो, क्योंकि देहरादून में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रोड के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि हमारे एक प्रोजेक्ट आ रहा है आशा रोड़ी से झाझरा की तरफ, एक जा रहा है पांवटा से झाझरा की तरफ, और एक आ रहा है हमारा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे बाला वाला या फिर इस वाली रोड पे भी हैं। कई जगह पर रेलवे स्टेशन बन रहा है।
ठीक है, कहीं पे आपका एयरपोर्ट बन रहा है, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप जो ज़मीन ले रहे हो कहीं इन सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत तो नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप ही आपको वकील से लीगल जांच करवाने पे मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा वकील ये भी चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड रूम में जाकर कि कहीं इस ज़मीन पे कोई भाइयों का आपस में कोई विवाद ना चल रहा हो या कोई और दूसरा अन्य विवाद ना चल रहा हो। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप शुरुआत में ही थोड़े अगर पैसे दे करके वकील से लीगल जांच करवा दें, तो यह आपके आगे चलकर आने वाली मुसीबत से आपको बचा सकता है। ठीक है, जब आप 20 लाख की, 15 लाख की, 10 लाख की ज़मीन ले रहे हो तो 1000-2000 रुपये वकील को देने में आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ परेशानी होनी चाहिए, एक अच्छी चीज़ के लिए, एक बेहतर चीज़ के लिए। ठीक है, आइए चौथे पॉइंट पे आते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो ज़मीन है उसका विकास पूरी तरह से हुआ है या नहीं है। यानी कि अगर आप जैसे कहीं प्लॉटिंग से ले रहे हो, ठीक है, अगर आप पहले से देखिए रीसेल ज़मीन लेते हो तो आपको ज़्यादातर वहाँ पर विकास मिलेगा। विकास मतलब आपके बिजली के खंभे लगे होंगे, पानी की लाइन बिछी होती है, ठीक है, सड़क अच्छे से बनी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको रीसेल वाली ज़मीन में मिल जाता है। पर जहाँ पर प्लॉटिंग हो रही होती है, तो प्लॉटिंग पे आपको ये देखना है कि आप जहाँ पे भी ज़मीन ले रहे हो उसका विकास काफ़ी अच्छे से हुआ हो। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से खंभे लगे हों बिजली के, वहाँ पे पानी की लाइन बिछी हो और सड़क कम से कम 20 फुट की बनी हो। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह पे देहरादून में ऐसी प्लॉटिंग हो रही है कि किसानों से खेत ले लिया जाता है और किसानों से खेत ले करके उस पे जेसीबी चला दिया जाती है, वो उसको एज अ रोड बोल दिया जाता है। उसके बाद उसकी प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। ना वहाँ पे बिजली के खंभे लगे होते हैं, ना वहाँ पे पानी की लाइन बिछी होती है, और सड़क भी वो है कि 12 फीट 16 फीट इस तरह से सड़क दे दी जाती है, क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट मुनाफा बढ़ जाता है। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप ऐसी 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 भूमि पर यदि आपको काफ़ी अच्छे रेट पे मिल रहा है, ठीक है, तब आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस से। लेकिन यदि आपको उस ज़मीन का अच्छे सी कीमत भी नहीं मिल रही है और वहाँ पे ना खंभे लगे हैं ना पानी बिछा है, तो आप उस ज़मीन को ना ही लें। तो एक स्टैंडर्ड जो होता है ज़मीन लेने का, वो यही होता है कि उस पर प्रॉपर खंभे लगे हों, उस पर पानी की लाइन बिछी हो और उस पर कम से कम 20 फुट की सड़क बनी हो। ठीक है, 20 फुट की सड़क एक स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि आज के ज़माने में देखिए 2-2 फीट, 1-1 फीट की सड़क जो है वो तो आपका अतिक्रमण खुद मकान बनाते वक्त ही हो जाता है। ठीक है, तो बच जाती है 18 फुट की सड़क। 18 फुट की सड़क जो होती है उसमें 2 गाड़ी आसानी से पास हो जाती है। पर अगर सड़क ही अगर 18 फीट की और उस पर 1-1 फीट अगर हो जाता है तो बच जाते हैं 16 फीट की सड़क, तो वो काफ़ी एक कंजस्टेड सी सड़क लगती है। तो ऐसे जगह पे फिर आप जब मकान लेते हो तो पूरी ज़िंदगी भर आपको कंजस्टेड के साथ ही रहना पड़ता है। आपको कार को अंदर, घर के अंदर पार्क करने में दिक्कत आ जाती है, आपको आने जाने में दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए 20 फुट की सड़क को आप एज अ स्टैंडर्ड मान के चलिए कि इतनी तो होनी ही चाहिए। तो और कई जगह पे ऐसा भी होता है प्लॉटिंग में कि आगे से प्लॉट पे खंभे, बिजली के खंभे लगा दिए जाते हैं और वहाँ पे पानी की लाइन बिछा दी जाती है, और पीछे की तरफ जो होता है ये बोला जाता है कि यहाँ पे बिजली के खंभे लगाए जाएंगे या पानी की लाइन बिछाई जाएगी। पर वो आगे चल करके नहीं ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जब सारे प्लॉट बिक जाते हैं तो उसके बाद कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, ना बिजली के खंभे लगते हैं ना पानी की लाइन बिछती है। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में, ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। इसीलिए आप अपने आप से या अपने जो भी अपने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे पूरी तरह से आप उनकी और भी प्लॉटिंग्स देखिए। अगर उन्होंने हिस्ट्री के रिकॉर्ड में अगर उन्होंने सभी जगह खंभे लगाए हों, ठीक है, पानी की लाइन दे रखी है पुरानी पुरानी प्लॉटिंग्स में, तब आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। वरना आप इस चीज़ का विश्वास मत करिएगा कि वो बिजली के खंभे लगा के देंगे या पानी की लाइन बिछा के देंगे। आपको ही इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कि भूमि का प्रकार आपको आवासीय लेना है। ठीक है, तो देहरादून में असल में 2 तरह के प्लॉट्स बिक रहे हैं। एक बिक रहे हैं कृषि भूमि के और एक बिकते हैं आवासीय।
तो जो आवासीय प्लॉट होते हैं उसको हमेशा आप प्रेफरेंस रखिए प्लॉट लेने के टाइम। आवासीय यानी जिसमें रेजिडेंशियल R3 का लेटर हो या फिर जिसमें MDDA द्वारा जो अप्रूव्ड प्लॉटिंग हो। ठीक है, ठीक है। तो R3 और MDDA की जो प्लॉटिंग होती है, MDDA अप्रूव्ड जो प्लॉटिंग होती है, वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। और जो कृषि भूमि जो होती है, कृषि की जो भूमि का प्लॉटिंग की जाती है, ये ज़्यादातर विलेज साइड में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर कृषि भूमि के ऊपर आप प्लॉट एज अ बना सकते हो, मकान उसके ऊपर, यदि आप वहाँ पे वहाँ के विलेज के जो पंचायत है उनसे परमिशन लो तो। ठीक है। तो लेकिन जो आवासीय जो प्लॉट होते हैं R3 इसमें और MDDA, तो यह पूरी भारत जो उत्तराखंड सरकार है वो उसमें आपको पूरा लैंड यूज़ लैंड को यूज़ करने की एक परमिशन देती है उत्तराखंड सरकार। ठीक है। तो आपको ये जांच करनी है कि आप कृषि भूमि ले रहे हो या आवासीय, क्योंकि अगर आप किसी विलेज के अंदर अगर कृषि भूमि लेते हो तब तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, परंतु अगर आप MDDA के अंतर्गत या देहरादून नगर निगम के अंतर्गत आप कोई कृषि भूमि ले रहे हो और उसमें मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो या उसमें कोई प्लॉटिंग हो रही है, तो वह एक अवैध प्लॉटिंग मानी जाएगी और उसको उस प्लॉटिंग पे अगर मकान बना रहे हो तो कई लोग उसमें बार बार आ जाएंगे आपको परेशान करने के लिए, जो MDDA के या फिर जो भी लोग होंगे वो आपको मतलब बार बार नोटिस देंगे, जो कि उनकी तरफ से सही भी है, क्योंकि आपने उनके आवासीय प्लॉट पे कोई भी आप मकान नहीं बना रहे हो या प्लॉटिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। ठीक है, तो वो अवैध प्लॉटिंग मानी जाती है सरकारी हिसाब से। तो आपको ऐसे किसी भी तरह के दिक्कतों से बचना है। तो यदि आप देहरादून MDDA के अंतर्गत या नगर निगम के अंतर्गत अगर आप ज़मीन ले रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान दें कि भूमि कहीं कृषि ना हो। ठीक है, वरना आपको खुद ही उसका लैंड यूज़ बदलवाना पड़ेगा या फिर आपको अपने प्रॉपर्टी डीलर से कहना पड़ेगा कि उसका लैंड यूज़ बदल कर हमें दें। क्योंकि क्योंकि आप अगर अपने स्तर पर लैंड यूज़ बदलने की कोशिश करोगे तो काफ़ी आपको महंगा पड़ सकता है। यदि डीलर उसको लैंड यूज़ बदल करके देगा तो वो उसको आसानी से कर सकता है और उसको सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, और एक ध्यान देने वाली बात और है कि जो कृषि भूमि होती है, चाहे वो विलेज में हो चाहे MDDA के अंतर्गत हो, जो कृषि भूमि होती है उस पर जो राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी, वो लोन नहीं देते हैं। कुछ NBFC लोन दे देते हैं, जैसे PNB हाउसिंग हो गया या फिर LIC हाउसिंग हो गया, लेकिन वो काफ़ी महंगे रेट पे आपको लोन देंगे और जो राष्ट्रीय बैंक होते हैं वो इसको लोन नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप आवासीय प्लॉट लीजिए, और अगर आपको कृषि प्लॉट मिल रहा है तो उसको लैंड यूज़ बदलवाने की कोशिश कीजिए। कहिए अपने ओनर को कि प्रॉपर्टी डीलर को कि इसका लैंड यूज़ बदल के दे भाई हमें। ठीक है, और अगर ये भी नहीं होता है तो फिर आप किसी ऐसी जगह पे कृषि भूमि लीजिए जो कि किसी गांव के अंतर्गत आता है, वो देहरादून के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है देहरादून में लेने से पहले। ठीक है प्लॉट। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ और भी चीज़ें जानकारी चाहिए देहरादून में ज़मीन से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद।